फिर से हमारे YouTube चैनल में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भारत के स्वदेशी और उग्रवादी आंदोलन के बारे में। आज हम लोग इसी वीडियो की अगली कड़ी में पढ़ेंगे इसी की दूसरी कड़ी कह लीजिए कि उग्रवादी आंदोलन की दूसरी कड़ी, जिसे नाम दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन। ये समय था 1902 से 1931 का, जिस समय भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोगों का उदय हुआ और कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई, नरम दल और गरम दल। और ये जो दो ग्रुप थे, इन लोगों के विचारधाराएं, क्योंकि मकसद एक था, मंजिल एक थी, लेकिन विचारधाराएं आपस में मैच नहीं करती थी। कुछ क्रांतिकारियों ने एक दूसरे का विरोध भी किया, कुछ नेताओं ने एक दूसरे का विरोध किया। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, कुछ ऐसे भी नेता थे जिनको की आतंकवादी घोषित कर देते थे अपनी सत्ता के लालच में कि भारत आजाद होगा तो हाँ, हम उस समय नेता बनेंगे, हम उस समय इस पद पर आसीन होंगे। कोई प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, कोई राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहा था, कोई कुछ सपने देख रहा था, है ना। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जो कि आम जनमानस के दिल को छू जाते थे, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, जिनका की नाम ही काफी है भारत को पहचान देने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को देखने से पहले कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पराधीनता की ग्लानि जब जब असह्य हो उठी, तब तब सभी देशों में देश प्रेम का प्रकाश आतंकवाद के रूप में दिख पड़ा। भूपेंद्र नाथ दत्त का ऐसा। तो पराधीनता की ग्लानि से देश को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र हिंसा व क्रांति का जो रास्ता भारतीयों ने अपनाया, उसे साम्राज्यवादी शासकों व उनकी विचारधारा के लेखकों ने आतंकवाद का नाम दिया। देखिए, ये वही वामपंथी इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने की पूरे इतिहास की दशा और दिशा दोनों को बदल करके रख दिया। जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनको आज भी कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो गुमनाम हो उठे या उनको आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है। तो आज हम ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, उस समय के बारे में पढ़ेंगे कि वो समय कौन सा था, वो दौर कौन सा था। तो देखिए, आज भी सुमित सरकार जैसे कुछ प्रमुख इतिहासकार आतंकवाद शब्द के उपयोग को सही मानते हैं, किंतु यह शब्द सामान्यतः बुरे अर्थ में प्रयोग होता है तथा क्रांतिकारियों के देश प्रेम, त्याग व बलिदान की भावना का सम्मान करने के स्थान पर उनकी अवमानना करता है। अतः जुझारू राष्ट्रवाद की इस धारा को अभिव्यक्त करने के लिए जब अधिक से अधिक विद्वान राष्ट्रीय क्रांतिकारी इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, तो वैज्ञानिक इतिहास लेखन की दृष्टि से भले ही यह नामकरण पूरी तरह से सही न हो, किंतु आतंकवाद के प्रयोग से देखिए ये शब्द अधिकतर श्रेष्ठतर है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की धारा 1902 से 1931 के काल तक वेगवती रही। इन तिथि बिंदुओं के चयन का अर्थ यह है कि 1902 में आंदोलन ने गति पकड़ी, हालांकि वह पहले से अस्तित्व में था। इसी तरह 1931 के बाद आंदोलन मंद हो गया। 1931 के बाद की कहानी हम कह सकते हैं कि भगत सिंह की फांसी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई, तो उस समय जो दो बड़े चेहरे थे हमारे यहाँ, भगत सिंह और गांधी, तो भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई। भगत सिंह की कहानी वहाँ से ख़त्म हो गई। अब चूंकि उनके विचार जिंदा थे, तो भगत सिंह ये बातें जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जो है वो धीरे धीरे, गांधी का जो कह लीजिए कि छवि है वो धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होती जाएगी। और वही हाल हुआ कि 1931 के बाद से ये जो क्रांति थी, ये पूरी तरह से जो राष्ट्रवादी क्रांति थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई कि धीमी गति से होने लगी। ठीक है, तो ये 1931 के बाद आंदोलन देखिए मंद तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। 20वीं सदी के आरंभ के वर्षों में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन को गति प्रदान करने वाले कारक वही थे जिन्होंने जुझारू राष्ट्रवाद की दूसरी धारा उग्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। इन कारकों का विस्तृत विवेचन न करते हुए उनके प्रभाव का निचोड़ मॉडर्न रिव्यू के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है कि भावना और तरीकों में प्रशासन के रूसीकरण ने जनता के एक छोटे हिस्से को रूसी आतंकवाद के तरीकों को अपनाने को बाध्य कर दिया है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को उसके समुचित अध्ययन के लिए 3 चरणों में बांटा जाता है। ये जो 3 चरण है, ये प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व का आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के काल का आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के बाद का आंदोलन। ठीक है, अब देखिए आंदोलन का प्रथम चरण। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में संगठित आतंकवादी आंदोलन अर्थात राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र से हुआ। इसको आरंभ करने का श्रेय चापेकर बंधुओं को जाता है। महाराष्ट्र के नवयुवकों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने व्यायामशालाओं का प्रयोग किया। 22 जून 1897 को पूना में रैंड तथा
अगस्त की हत्या उनका मुख्य कारण था। इसके लिए दामोदर हरि चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को फांसी की सजा दी गई। चापेकर बंधुओं को कैद कराने के अपराध में व्यायाम मंडल ने द्रविड़ बंधुओं को मृत्युदंड दिया। 8 फरवरी 1899 के इस कृत्य के लिए बालकृष्ण हरि चापेकर व महादेव विनायक रानाडे सहित 4 को फांसी की सजा तथा नाटू बंधुओं को देश निकाला दिया गया। व्यायाम मंडल के बाद 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था क्रांतिकारियों के कार्यों का केंद्र बन गई। इसी संस्था ने आगे चलकर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था को जन्म दिया, जिसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक व मध्य प्रदेश में स्थापित हो गई। इस संस्था में गणेश व दामोदर सावरकर, पांडुरंग महादेव वायट, अनंत लक्ष्मण कन्हारे तथा कृष्णजी गोपाल कर्वे मुख्य थे। पूना के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के कर्वे गुट का कार्य था। इस सिलसिले में चले नासिक षड्यंत्र केस में कन्हारे, कर्वे तथा विनायक देशपांडे को फांसी की तथा विनायक सावरकर को देश निर्वासन का दंड दिया गया। महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन 1910 के बाद टूट गया। इसकी टूटन का मुख्य कारण अर्थाभाव था, जिसे दूर करने के लिए लूट व डकैती का रास्ता क्रांतिकारी अपनाना नहीं चाहते थे। क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म भले ही महाराष्ट्र में हुआ, किंतु उसका मुख्य केंद्र बंगाल का प्रांत रहा। यहाँ पर क्रांतिकारियों का मुख्य संगठन अनुशीलन समिति था। पहली समिति की स्थापना 24 मार्च 1930 को हुई थी। समिति का यह नाम नरेंद्र भट्टाचार्य, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MN राव भी कहते हैं, के सुझाव पर रखा गया था। अनुशीलन समिति की पहली कार्यकारिणी के 5 सदस्य जतेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, प्रथमनाथ मित्र, चितरंजन दास, अरविंद घोष तथा सुरेंद्रनाथ ठाकुर थे। इस दौर के क्रांतिकारियों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वालों में वारेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के नाम सम्मिलित हैं। 1905 में बंग भंग के उपरांत क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी आई। पुलिनदास ने ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया। क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, नवयुवकों को सैनिक व शारीरिक प्रशिक्षण, धन संचय हेतु लूट व डकैती तथा सरकारी अधिकारियों एवं उनके पिट्ठुओं का वध करना बंगाल के क्रांतिकारियों के मुख्य कार्य थे। भवानी मंदिर तथा वर्तमान रणनीति जैसी पुस्तिकाएं तथा संध्या व युगांतर जैसे पत्रों का प्रकाशन क्रांतिकारियों ने किया। युगांतर में प्रकाशित लेखों को मुक्ति कौन पथे नामक से संग्रहित कर प्रकाशित किया गया। प्रचार के साथ ही क्रांतिकारी अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 1907 से 1914 के मध्य बमबाजी की 12, हत्या की 31 तथा डकैती की 72 घटनाएं हुई। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में जिला जज की हत्या के प्रयास में धोखे से 30 अप्रैल 1908 को श्रीमती केनेडी व उनकी पत्नी का वध हो जाना। इस संबंध में सरकार द्वारा 37 व्यक्तियों पर अलीपुर या मानिक तल्ला षड्यंत्र केस चलाना। जेल के अंदर मुखबिर बनने जा रहे नरेंद्रनाथ गोसाई की कन्हाईलाल दत्त तथा सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा हत्या। जनवरी 1910 में हावड़ा षड्यंत्र केस चलना, जिसमें जतिन्द्रनाथ मुखर्जी मुक्त अभियुक्त थे। जुलाई 1910 में ढाका षड्यंत्र केस चलाया जाना तथा मई 1913 में बारीसाल षड्यंत्र केस का चलना इस दौर की प्रमुख घटनाएं थी। इस दौर में क्रांतिकारियों कार्यों के लिए खुदीराम बोस, कन्हाईलाल दत्त तथा सत्येंद्रनाथ बोस को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दी गई थी। ये क्या कहता है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। हेमचंद्र दास तथा उपेंद्रनाथ बनर्जी को आजीवन कालापानी की सजा हुई और पुलिनदास को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया। इस दौर के बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास 10वीं जाट रेजिमेंट में बगावत का उल्लेख किए बगैर अधूरा रहेगा। दिसंबर 1909 में इस रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर गवर्नर जनरल व अन्य मुख्य अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाई थी, किंतु भेद खुल जाने के कारण उस पर अमल नहीं हो सका। 1907 ईस्वी तक क्रांतिकारी आंदोलन पंजाब और दिल्ली में भी जड़ जमा चुका था। 8 मई को भारत के गवर्नर जनरल ने भारत सचिव को सूचित किया था कि हर जगह अति उग्रवादी खुलेआम और लगातार राजद्रोह का प्रचार करते हैं। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय सरदार अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, भाई परमानंद, रासबिहारी बोस, लाला हरदयाल, मास्टर अमीरचंद तथा जतेंद्र मोहन चटर्जी को जाता है। सरदार अजीत सिंह जो थे, ये भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को बम फेंकना इनकी मुख्य कार्यवाही थी। इस कांड के लिए देहली षड्यंत्र केस चला, जिसमें अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद तथा बसंत कुमार विश्वास को फांसी की व चरणदास को आजीवन कालापानी की सजा दी गई। रास बिहारी बोस भारत से भागकर जापान चले गए और पुलिस की गिरफ्त से बच गए। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बनारस था। यहाँ पर सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना की। देखिए, बंगाल के बाद आगरा में और अवध में, और उसके बाद इसका जो केंद्र था वो बनारस था, इसका अनुशीलन समिति की स्थापना का। बाद में 1910 में इसका नाम युवक समिति कर दिया गया। बिहार में भी बंगाल के प्रभाव से क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार हुआ। राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी, बरहट केसरी सिंह
तथा राव गोपाल सिंह ने क्रांति के कार्य को आगे बढ़ाया। यहाँ के क्रांतिकारियों में प्रताप सिंह का नाम उल्लेखनीय है। केसरी सिंह के इस पुत्र ने सेना में क्रांति का प्रचार करने का प्रयास किया। क्रांति की लपेटें सुदूर दक्षिण में मद्रास तक जा पहुंची तथा 17 जून 1911 को तिनेवेली के जिला मजिस्ट्रेट एस का वध माची अय्यर ने कर दिया। इस क्षेत्र में क्रांति के प्रचार प्रसार में वीवीएस अय्यर की मुख्य भूमिका रही। प्रथम चरण में ही क्रांतिकारी आंदोलन विदेशों में भी फैल गया। लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। जुलाई 1905 में इंडिया हाउस का निर्माण कराया तथा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 9 मई 1905 से इस संगठन ने 1857 के संग्राम की वार्षिकी को मनाना आरंभ किया। 1907 में श्यामजी वर्मा पेरिस चले गए तथा सरकारी दमन के कारण इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी लंदन के स्थान पर पेरिस से होने लगा। 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली का वध कर दिया। पेरिस में क्रांतिकारी कार्य को आगे बढ़ाने में सरदार सिंह, रेवाभाई राणा तथा मादाम भिखाजी रुस्तम कामा का नाम मुख्य था। मादाम कामा ने स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राणा के साथ भाग लिया तथा हरा, पीला व लाल रंग का तिरंगा झंडा भारत की ओर से फहराया। मादाम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीवीएस अय्यर, टीपी आचार्य उन क्रांतिकारियों में प्रमुख थे जो पेरिस को केंद्र बनाकर सक्रिय रहे। चट्टोपाध्याय ने 20 नवंबर 1909 से तलवार का प्रकाशन आरंभ किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारी कार्य को आगे बढ़ाने में शुरुआती कदम भूपेंद्र नाथ दास, बरकतुल्ला, तारकनाथ दत्त आदि के थे। तारकनाथ ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के प्रकाशन में विशेष योगदान दिया। 1907 में रामनाथ पुरी ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इसी वर्ष भारतीय स्वाधीनता संघ स्थापित किया गया। 1911 में लाला हरदयाल अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने पोर्टलैंड में सक्रिय काशीराम तथा सोहन सिंह के क्रांतिकारी ग्रुप से संपर्क किया व 1913 में इस संगठन का नाम गदर पार्टी रख दिया। याद रखिएगा, गदर पार्टी का गठन 1913 में, हालांकि ये पहले चल रही थी लेकिन किसी और नाम से, बाद में इसका नाम 1913 में गदर पार्टी कर दिया गया। ठीक है। नवंबर 1913 में गदर पत्र का प्रकाशन हुआ। उसे हिंदी, गुजराती, गुरुमुखी व उर्दू में प्रकाशित किया गया। अब आंदोलन के द्वितीय चरण की बात कर ली जाए तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने युद्ध को भारत की आज़ादी प्राप्त करने के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। उन्हें एक ओर तो यह आशा हुई कि ब्रिटिश सेना के भारत से बाहर जाने के कारण उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी। दूसरी ओर वह ये सोचते थे कि युद्ध में अंग्रेजों के शत्रु देश आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि शत्रु के शत्रु को मित्र के रूप में देख लिया जाता है। क्रांतिकारियों को युद्ध आरंभ होते ही अगस्त 1914 में बंगाल में बड़ी सफलता मिली, जबकि कलकत्ता की रोड़ा फर्म के कर्मचारी की मदद से उन्हें 50 माउजर तथा 96,000 गोलियां प्राप्त हो गई, 96,000 गोलियां। बंगाल में युद्ध के प्रथम 2 वर्षों में 35 राजनीतिक डकैतियां तथा 16 राजनीतिक हत्याएं हुई। बंगाल के अधिकांश क्रांतिकारी ग्रुप जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में एकजुट हो गए। जतिन मुखर्जी, जिन्हें बाधा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रेल यातायात भंग करने, फोर्ट विलियम पर अधिकार करने तथा जर्मनी से हथियार लाने की योजना बनाई, किंतु योजना क्रियान्वित न की जा सकी तथा बाधा जतिन बालासोर के निकट सितंबर 1915 में शहीद हो गए। युद्ध काल में भारत को स्वतंत्र कराने की एक व्यापक योजना गदर पार्टी के भारत में आए नेताओं सचिंद्रनाथ सान्याल तथा रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई। 29 सितंबर 1914 की कामागाटा मारू की घटना ने, जिसमें कनाडा से वापस लौटा दिए गए सिख अप्रवासी तथा पुलिस की मुठभेड़ में बजबज के निकट 22 सिख मारे गए थे, भावनाओं को भड़काया। योजना बनी कि 21 फरवरी को फिरोजपुर, लाहौर व रावलपिंडी के सैनिक टुकड़ियों को केंद्र बनाकर अखिल भारतीय सैन्य विद्रोह किया जाए। 1915 की यह योजना कृपाल सिंह के विश्वासघात के कारण असफल हो गई। रास बिहारी बोस पुलिस से बचकर जापान चले गए, किंतु सचिंद्र सान्याल व उनके साथी बनारस में पकड़े गए। याद रखिएगा कि सचिन सान्याल और उनके साथी बनारस में पकड़े गए। सान्याल को बनारस षड्यंत्र केस यानी 5 नवंबर 1915 से 14 फरवरी 1916 में आजीवन काले पानी की सजा दी गई। पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियां युद्धकाल में तेज हो गई थी। इसका श्रेय गदर पार्टी को जाता है। इसके आह्वान पर विदेशों में बसे देशभक्त सैकड़ों की संख्या में देश आकर क्रांतिकारी में जुट गए। इन क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सरकार ने जो दमनकारी कदम उठाए, उनमें सबसे अधिक दमनकारी कार्य लाहौर षड्यंत्र केस का प्रथम लाहौर केस 1915 में 61 लोगों को, दूसरा लाहौर केस पहले के पूरक के रूप में 1915 से 1916 में 74 लोगों को तथा तीसरे लाहौर केस में नवंबर 1916 से जनवरी 1917 में 17 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। कुल 152 में से 19 को मृत्युदंड, 24 को आजीवन कारावास तथा 15 को जेल की सजा दी गई। युद्ध काल में देशभक्त मुस्लिम क्रांतिकारी भी शांत नहीं बैठे थे। उन्होंने भारत से बाहर जाकर इस्लामिक राज्यों की मदद अपने देश की आज़ादी के लिए प्राप्त करने की कोशिश की। मौलवी ओबैदुल्ला, मौलवी मोहम्मद मियां अंसारी तथा मौलवी महमूद हसन इन क्रांतिकारियों में मुख्य थे।
महमूद हसन ने हिजाज के तुर्की गवर्नर गालिब पाशा से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करवाने में सफलता पाई। इसे गालिबनामा के नाम से जाना जाता है। मौलवी ओबैदुल्ला ने रेशमी कपड़े पर लिखकर भावी योजना अफगानिस्तान से महमूद हसन को भेजी तथा मक्का के शेरीफ और तुर्की के सुल्तान से मदद करने को कहा। यह पत्र ब्रिटिश सरकार के हाथ पड़ गया। 9 जुलाई 1916 को इन पत्रों में जिस योजना का उल्लेख है उसे रेशमी पत्र षड्यंत्र का नाम दिया गया। विदेशों में युद्धकाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बर्लिन हो गया था। ब्रिटिश सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के लिए जर्मनी भारत के क्रांतिकारियों की हर संभव मदद करने को तैयार था। जर्मन सरकार व क्रांतिकारियों के विचार विमर्श के फलस्वरूप जिमरमैन योजना तैयार हुई। इस योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन 1915 में किया गया। कमेटी के मुख्य नेता वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, हरदयाल आदि थे। इस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष मंसूर अहमद थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी कोई नई संस्था नहीं थी, अपितु उनके चट्टोपाध्याय, ज्ञानेंद्र चंद्रदास गुप्त तथा चंपक रमण पिल्लई द्वारा ओपेनहाइम की सलाह पर स्थापित भारत मित्र जर्मन समिति का नया रूप थी। बर्लिन कमेटी का लक्ष्य भारत में सशस्त्र क्रांति करना था। अमेरिकन लेखक लैडाउ कमेटी के गठन का श्रेय जर्मन अधिकारी बिसेंट डांग तथा लाला हरदयाल को देते हैं, जबकि ब्रिटिश गुप्तचर विभाग का विवरण इसका श्रेय चंपक रमण पिल्लई को देता है। संस्थापक कोई भी देखे, कमेटी ने क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मुक्ति संग्राम के लेखक के अनुसार उसने भारत और उसके बाहर के सभी क्रांतिकारी कामों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। उसने भारत के अंदर हथियार पहुंचाने और क्रांतिकारी कार्य संगठित करने के लिए अपने आदमी पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया भेजे। उसने युद्ध के दौरान कैद भारतीय सैनिकों को अपनी तरफ खींचने, क्रांतिकारी सेना संगठित करने, स्वतंत्र भारत की सरकार कायम करने की कोशिश की। बर्लिन कमेटी ने अपनी सहयोगी संस्थान न्यूयॉर्क, शिकागो, जूरिच, जेनेवा, हांगकांग, पैकिंग, बटाविया, टोक्यो व कुस्तुनिया में गठित की। चंपक रमण पिल्लई ने इंडियन नेशनल वॉलंटियर कोर को स्थापित किया। बर्लिन के अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे भारतीयों के मध्य गदर पार्टी का क्रांतिकारी कार्य चल रहा था। गदर पार्टी ने युद्ध आरंभ होते ही भारत चलो आंदोलन आरंभ कर दिया था। इस आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु हेरमलाल गुप्त को बर्लिन कमेटी की ओर से अमेरिका भेजा गया। कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों के कार्यों पर आरंभ में ही अंकुश लग गया। कनाडा पुलिस ने वानकूवर में कुछ क्रांतिकारियों को कैद कर उन पर विक्टोरिया बम गैस चलाकर गुरदीत सिंह व दिलीप सिंह को 24 सितंबर 1914 को 4 व 2 वर्ष की सजा दे दी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 1917 में क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ हो गई। मार्च 1917 में चंद्रकांत चक्रवर्ती तथा हरेमलाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया। 6 अप्रैल को अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तथा 7 अप्रैल को रामचंद्र व 16 अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तदुपरांत 105 लोगों पर सैन फ्रांसिस्को का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे का फैसला 23 अप्रैल 1918 को सुनाया गया तथा एक अमेरिकी को छोड़कर सभी को दंडित किया गया। 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर में तैनात भारतीय बटालियन का विद्रोह क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख घटना थी। भूपेंद्रनाथ दत्त के अनुसार 5वीं लाइट इन्फेंट्री का यह विद्रोह गदर पार्टी के प्रयासों का नतीजा था तथा इसमें मूलचंद की मुख्य भूमिका थी। 18 फरवरी को विद्रोह का दमन कर दिया गया। गदर पार्टी ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए जो अन्य योजनाएं तैयार की थी वह है श्याम योजना, अंडमान पर अधिकार योजना तथा बर्मा पर अधिकार योजना। यह योजनाएं कार्यान्वित हों उससे पहले ही उनका पता चल गया तथा उनसे संबंध व्यक्तियों को पकड़कर दंडित किया गया। बर्मा योजना से जुड़े लोगों पर मार्च जुलाई 1916 में मॉडले षड्यंत्र केस चला, जिसमें 17 अभियुक्तों में से 7 को मृत्युदंड व 5 को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। बर्मा से मृत्युदंड पाने वाले क्रांतिकारियों में सोहनलाल, नारायण सिंह, हरनाम सिंह सहरी तथा चलियाराम थे। गदर पार्टी तथा बर्लिन कमेटी ने पश्चिम एशिया में भी अपनी गतिविधियां आरंभ की। अगासे तथा पांडुरंग खान खोजे ईरान में सक्रिय थे। खान खोजे के अनुसार योजना महामारा या बसरा में सैन्य शक्ति एकत्र कर भारत पर आक्रमण करने की थी। इस योजना से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी उपयुक्त 2 के अलावा आबू सैयद तथा प्रमथनाथ दत्त थे। इनका संपर्क बाद में अंबा प्रसाद सूफी से भी हो गया। खान खोजे तथा उनके साथियों का सैनिक अभियान असफल रहा। इस अभियान में ही जय हिंद का नारा दिया गया। अभी अफगानिस्तान में क्रांतिकारियों के काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत जर्मन मिशन, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्लाह तथा फॉन हेंटिंग थे, 2 अक्टूबर 1915 को काबुल पहुंचा तथा अमीर हबीबुल्लाह से मिला। दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में एक अस्थायी भारत सरकार की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप तथा प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह थे, किंतु क्रांति को आगे बढ़ाने में इससे विशेष मदद नहीं मिली। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण यहाँ पर समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर इसके अगले चरण में, यानी इस युद्ध काल का 3य चरण के बारे में। धन्यवाद।